और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। जब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए, क्या किए हैं भारत के लिए? एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है? क्या यह चुनाव राष्ट्रवाद वर्सेस टुकड़े टुकड़े गैंग का होगा? क्या इस साल होने वाले चुनाव राम मंदिर बनाम टीपू को हीरो बनाने वाले एजेंडे पर होगा? दरअसल नए साल 2023 का आज पहला दिन है, इसीलिए आपको सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं। लेकिन चूंकि सियासी बिसात बीत चुकी है, इसलिए उसकी बात आज हो रही है। साल के पहले दिन से पहले ही 2023 की चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में सभी दलों का लिटमस टेस्ट होना है। कई राज्यों में इस साल चुनाव है। साल के शुरू में ही राजनीतिक दलों ने अपना एजेंडा सेट कर दिया है। सभी पार्टियां दूसरी तरफ टीपू सुल्तान को हीरो बनाने वाले लोग हैं। शाह ने चुनावी शंखनाद में ही राष्ट्रवाद का एजेंडा सेट कर दिया है। सुनिए सबसे पहले अमित शाह ने क्या कुछ कहा। पर राष्ट्रभक्तों की संगठित टोली भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इकट्ठा हुए हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग कर्नाटक की जनता को नकताई करना है, देशभक्तों के साथ रहना है, या देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के समर्थन करने वालों के साथ। एक और तो पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठन को बैन करने वाले नरेंद्र मोदी जी है, और दूसरी ओर 1700 पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर से केस वापिस लेने वाले सिद्धरामैया और कुमारस्वामी। कर्नाटक की जनता ने तय करना है, कर्नाटक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है या नहीं करनी है। एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी, जो अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी पुनरुद्धार करते हैं, और दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। तो आपने सुना किस तरीके से कर्नाटक से अमित शाह ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। विपक्षी पार्टियों में पीएम पद को लेकर होड़ मची है, जबकि विधानसभा चुनावों में भी वो एकजुटता विपक्ष में नहीं है। विपक्षी नेता मिलकर मोदी सरकार और बीजेपी आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं। राहुल गांधी के बाद नीतीश कुमार अब आजादी के नाम पर मोदी और आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एकजुट होने की फिर से बात कर रही है। कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों को देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता, तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। अब जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई, और उस नई टेक्नोलॉजी का पूरा जबरदस्ती रूप से उपयोग कर जो रहे हैं। और पहले तो मीडिया का व्यवहार दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है। देश का अस्तित्व खतरे में, भारतीय संविधान भी खतरे में, आरक्षण भी खतरे में। ऐसी हालात में देश को बचाने के लिए सत्ता से बाहर भारतीय जनता पार्टी को करना ही करना है। जब तक भाजपा सत्ता से बाहर नहीं होगी, तब तक एक खतरा बना रहेगा। इसलिए अगर भाजपा को हटाने के लिए सभी पक्षी पार्टियों को एक साथ खड़ा होना पड़ता है, तो एक साथ खड़ा होना चाहिए।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। 3 जनवरी से शुरू होने वाली है। इस बीच राहुल गांधी ने 2022 के आखिरी दिन मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोला, लेकिन आरएसएस और बीजेपी को अपना गुरु बता दिया। क्या 2023 में गुरु चेला की लड़ाई होगी? सुनिए राहुल गांधी ने कल क्या कुछ कहा था। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए, और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। थैंक यू। तो राहुल गांधी को आपने सुना, लेकिन नए साल में सियासत किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इसलिए राष्ट्रवाद में सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा, आज की बहस आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल होगा कि साल की शुरुआत में ही 2023 चुनाव का एजेंडा क्या पूरी तरीके से सेट हो गया है? 2023 की लड़ाई जो कि ट्रेलर है 2024 का, क्या यह राष्ट्रवाद बनाम टुकड़े टुकड़े गैंग पर होगी? सवाल यह भी होगा कि राम मंदिर बनाने वाले बनाम टीपू को हीरो बनाने वाले, क्या यही एजेंडा है चुनावी लड़ाई का? मिशन 2024 का रेडी है और मोदी के खिलाफ राहुल, ममता, नीतीश, ये 3 बड़े चेहरे सामने होंगे। इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द हमारी आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर। संजय राणा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी बस स्टूडियो पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे। प्रभात रंजन जी जेडीयू के नेता, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता स्टूडियो में। साथ ही हाजी मेहरदीन रंगरेज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। और मैं चाहूंगा कि साल का पहला दिन है, तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं हमारे पैनल पर, और एक दूसरे की बातों को सुनते हुए अपनी बातें आप रखेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं अजय वर्मा जी, जो बातें अमित शाह ने कही हैं, क्या एजेंडा सेट हो गया है और चुनाव होगी राम मंदिर बनाने वाले बनाम टीपू को हीरो बनाने वाले? आप लोग टीपू सुल्तान को हीरो बनाते हैं। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको, आपके परिजनों को और टाइम्स नाउ के पूरे ग्रुप को, पूरे परिजनों को, अपने सारे एंकरों को, 140 करोड़ देशवासियों को, अपने समाज, स्वर्णकार समाज जो सोने चांदी का काम करता है, उनको उस नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये देश और ये लोग जिनको मैं दे रहा हूँ फले फूलें और आगे बढ़ें। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी जी सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं, तो वो ही बोलेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। क्यों कि उनमें योगी में और इनमें लड़ाई चल रही है आजकल, एक तरह से कोल्ड वार, कि प्रधानमंत्री अगला कौन बनेगा 2024 के बाद, अगर वो 75 साल वाला मामला आता है तो ये इनके लिए एक से बड़ी चीज़ बढ़ा के कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये इनका अपना ठीक है, जो इनके लिए अच्छा लगता है वो बोलता है। हम लोग तो एक एजेंडा लेके नहीं चल रहे, बल्कि हम तो देश के उन मुद्दों की लड़ाई पर, देश की बात पर, देश की चर्चा, देश की परिचर्चा और राष्ट्रवाद के ऊपर हम लड़ाई लड़ते हैं। हमारा काम यह है कि जो 2014 में देश में एक देश लाई और माचिस गैंग एक्टिव हुआ था, इसका काम यह है कि किसी भी मुद्दे में माचिस आग लगाओ और फेंक दो, फिर धुआं उठेगा, फिर हाथ तापिए और देखिए। हम तो उसे बुझाने के लिए निकले। अब राहुल गांधी जी की यात्रा, राहुल गांधी जी का जो चल रहा है और कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, वो आम जनता के उन मुद्दों के साथ अगला चुनाव मेरे हिसाब से इस पर नहीं होगा। नहीं, तो हम भी हैं मेरे हिसाब से। अजय जी, आपने 1.5 मिनट से ज्यादा करीब बोल दिया। बीजेपी के अंदर कौन प्रधानमंत्री बनेगा नहीं बनेगा छोड़ दीजिए ना सर, उनकी पार्टी का मसला है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आपकी पार्टी खुद कहां है? आपके पास चिंता की 1000 वजह है। ठीक है, एमपी में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस तरीके से सवाल उठ गए, वो सब बात की बात है कि एमपी में क्या हश्र होगा नहीं होगा पार्टी का। आपको शुभकामनाएं हैं। नहीं, मेरा सवाल था, उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप लोग टीपू सुल्तान को हीरो बनाते हैं, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। मैं 10 सेकंड में देता हूं। देखिए, मेरे हिसाब से और देश के हिसाब से और कांग्रेस के हिसाब से चुनाव राष्ट्रवाद इन पे नहीं होगा। ये चुनाव होगा महंगाई पर, दूध पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, नौकरी पर। टीपू सुल्तान को हीरो बनाना ठीक है? नहीं, जो लोग गोडसे को हीरो बनाना ठीक है। हम कह रहे हैं गोडसे को हीरो बनाया जाए? कौन कह रहा है? यही तो देश में मैंने कहा गोडसे को हीरो बनाया जाए। इसमें ये हो रहा है, मैंने कहा गोडसे को हीरो बनाया जाए। नफरती नहीं, अजय वर्मा जी, मैंने गोडसे का नाम लिया तो मैंने आप टीपू सुल्तान को डिफेंड करने के लिए गोडसे को लेकर आए। टीपू सुल्तान आपके लिए हीरो है? हमने कहा आपके लिए टीपू सुल्तान हीरो है? मेरा सवाल यही था ना, आपके लिए टीपू सुल्तान हीरो है? टीपू सुल्तान हीरो है?
तो वही तो सवाल मैं पूछ रहा हूं ना, फिर जयंती मनाने का फैसला क्यों, फिर इतना हंगामा क्यों? इस देश में महापुरुषों की, गोडसे की जयंती मनाई जाती है क्या? जयंती मनाई जाती है। कोई सरकार गोडसे की जयंती मनाती है क्या? देखिए कौन मनाता, मंदिर कोई सरकार मनाती है क्या? कोई सरकार मनाती है क्या गोडसे की जयंती? तो इसीलिए तो ये स्टेट सरकार के फैसले हैं और हमने आपसे नहीं तो वही तो पूछ रहा हूं, क्या आप स्टेट में किसकी गवर्नमेंट थी? अरे स्टेट में किसकी गवर्नमेंट थी जब टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का फैसला लिया गया? स्टेट में किसकी गवर्नमेंट थी? उस वक्त उस गवर्नमेंट ने जो समझा अच्छा लिया गया, उसमें कौन सा? टीपू सुल्तान अच्छा है, मैंने तो बोलिए ना, अच्छा है कि बुरा है? मेरी आप समझे नहीं, खुलकर बोलिए। वो गोडसे नहीं थे भाई, आप बोलिए। ठीक है, नहीं टीपू सुल्तान अच्छा है या बुरा? अरे भाई बोलिए, टीपू सुल्तान कौन था, राजा था, पूरा देश जानता है। अरे अच्छा या बुरा? वो बहुत सारे लोगों के, औरंगजेब भी राजा था वो बहुत, और सुनिए महमूद गजनवी भी राजा था। हाँ, जब आए तो हमारे लिए अच्छे नहीं थे ना टीपू सुल्तान? अच्छा थे, टीपू सुल्तान भी हमारे लिए लुटेरा था। देखिए कुछ लोगों, वो हत्यारा है। टीपू सुल्तान बहुत सारे लोगों के लिए हत्यारा होगा। आपके लिए क्या है बताइए ना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हम तो, हमारी पार्टी तो, अरे आपके लिए क्या है टीपू सुल्तान? हमारा मुद्दा तो देश अच्छा है कि बुरा है? देश हित के लिए। टीपू सुल्तान अच्छा है कि बुरा? टीपू सुल्तान से देश को इस वक्त क्या समझ? नहीं, आपकी विचारधारा क्या है? अरे टीपू सुल्तान को लेकर क्या विचारधारा है? 2022 में, अरे जिस चीज को मैं बताना नहीं चाहता, आप उस पर क्यों मुझे फोर्स करके आप ये देना चाहते हैं कि आप? नहीं, आप इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं, मैंने इसलिए इतना टाइम आप पर इन्वेस्ट किया, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, इसलिए नहीं बताना चाहते ना सर कि आपकी पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता है। नहीं, हमारी टीपू सुल्तान हिंदुओं का हत्यारा था। टीपू सुल्तान ने मंदिर तोड़वाए, टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया। आप नहीं खुलकर बोल सकते हैं क्योंकि यहां से आपकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं सेटिस्फाई हो पाएगी। आप खुलकर ये बोलिए। तो टीपू सुल्तान के साथ थे क्या जो टीपू सुल्तान के बारे में बता रहे? इतिहास में पढ़कर और इतिहास में पढ़कर मैं खुलकर ताल ठोक के कह रहा हूं टीपू सुल्तान बुरा था, हत्यारा था। बोलिए ना खुलकर। और बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि इतिहास गलत लिखा हुआ है, बताइए। नहीं, अरे बिल्कुल, अरे अब आ गए एजेंडे पर। नहीं बोलिए। हाँ, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, खुलकर बोल रहा हूँ। इतिहास गलत है। कौन सा इतिहास गलत है? सुनिए, अरे कौन सा इतिहास गलत है? अरे सुन लीजिए ना सर, नीतीश कुमार सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए कौन सा बन रहे हैं? अरे अजय वर्मा, राष्ट्रपिता को, अजय वर्मा सुन लीजिए। मित्रों, अजय वर्मा सुनिए, राष्ट्रपिता को भूल गए। अरे भैया नहीं, सुनिए। अरे आपने अपना एजेंडा खुद एक्सपोज कर दिया। नीतीश, अरे सुन लीजिए, मुख्यमंत्री हैं बिहार के, सुनिए, सुशासन उस पर आऊंगा, उनके साथ उस पर आऊंगा 7 बार। ठीक है, नहीं, मिनिस्टर इन चीफ वो कह रहे हैं, ठीक है, नए पिता की तलाश है। तो 2014 के बाद जो नए भारत का उदय हुआ है, जो भारत आजाद हुआ है, वो डिप्टी होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है कि भारत ही 2014 के बाद था, इसके पहले कुछ था ही नहीं। ठीक है, मैं दूसरे मेहमान का रुख करूं, लेकिन आपने अपना एजेंडा खुद एक्सपोज कर लिया। अब पूछ लीजिए कैसे। मैं जरा देश की जनता को बता दूं, फिर मैं दूसरे मेहमान का रुख करूंगा। इतिहास वो गलत लिखा गया जो आप लोगों ने किताबों में पढ़वाया। किताबों से अलग जो इतिहास है ना, वो आपने नहीं पढ़ाया। टीपू सुल्तान, देखिए टीपू सुल्तान का असली इतिहास आपने पढ़ने नहीं दिया देश को। मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, मैंने लिखा, आपने लिखा, नहीं इस देश में अरे अब आप अनिला सिंह, इतिहास गलत पढ़ाया गया, इतिहास गलत पढ़ाया गया। अजय वर्मा अपने जाल में खुद फंस गए। प्रोपोगेंडिस्ट, मेरी सबको प्रोपोगेंडिस्ट आप होंगे अजय वर्मा। मैंने उन लोगों को कहा कि जो इतिहास को तोड़ मरोड़। ठीक है अनिला जी को जवाब सुनिए। इतिहास की क्लास आपको दिलवाऊंगा, उदय जी हैं यहाँ पर। ठीक है, रुक जाइए सर, अनिला जी को बोलने दीजिए। शुरुआती तो मेरी सबको राम राम और 2023 का आज पहला दिन है, तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और विपक्षी दल जो टीपू सुल्तान को अपना हीरो मानते हैं और ये कहते हैं कि केवल और केवल इस्लामिक इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई करके, यानी कि उनका महिमा मंडन कर जो इतिहास पढ़ाया गया वो ठीक है, और जो बाकी जो यहाँ पर साम्राज्य रहे हैं उनका इतिहास, चाहे वो चोला रहा है, चालुक्य रहा है, चाहे जो भी है, उनके विषय में मौर्यास रहे, उनके विषय में नहीं पढ़ाया गया, वो भी ठीक है। यानी इनके हिसाब से इतिहास तो केवल जब इस्लामिक इन्वेडर्स आए भारत में वहीं से शुरू होता है, और जब तक ब्रिटिशर्स रहे वहां समाप्त हो जाता है, फिर उसके बाद कांग्रेस का राजपाट शुरू हो जाता है। यही इनकी इतिहास की सीमा है, उसी के अंदर ये लोग घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं कूक मंडूक होना और स्वार्थ की राजनीति करना। खैर, मैं इसमें नहीं जाना चाहती हूँ। इस पूरे भारतवर्ष को नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है। ये बारंबार, चाहे वो टीपू सुल्तान का गाना गाएं या गोडसे के विषय में बार बार चर्चा उठाकर लेकर आए, आपने देखा होगा कि चुनावों में किसी भी प्रकार का इसका प्रभाव नहीं मिलता है कि गोडसे की बात ही बार बार बारंबार कहते चले आए। ठीक है, यहाँ मैं चर्चा भी नहीं करना चाहती हूँ कि राजीव गांधी जी के जो हत्यारे थे, जब वो जेल से छूट रहे थे, तो किस प्रकार से इस पार्टी का रवैया रहा है।
सकारात्मक रहा, नकारात्मक रहा, मुझे उसके ऊपर टिप्पणी ही नहीं करनी है। बारंबार गोडसे का विषय तो ये लोग लेकर आते हैं, अपने विषय में कोई चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं। ये लोग जो है ना, जो विपक्षी दलों की आप बात करते हैं, ठीक है, उनको तो आईना राहुल गांधी जी ने स्वयं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा दिया कि ये जो राज्यों की राजनीति करने वाले आरजेडी, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जो भी राज्य की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हैं, अपने औकात में रहो, केवल और केवल राज्यों में राजनीति करो। अगर पूरी पैन भारत यानी पूरे भारत की राजनीति अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस कर सकता है। आप लोगों के बस की काम नहीं है। ठीक है अनिला जी, मैं आगे बढ़ता हूं, फिर लौट कर आऊंगा। एक एक बार सबसे मैं टिप्पणी ले लूं। मैं रुक करता हूं प्रभात रंजन का, जेडीयू के नेता हमारे साथ हैं। प्रभात जी, ये मान लें कि नीतीश कुमार ने मान लिया है कि राहुल गांधी ही विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बातें कही उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, तो सबसे पहले टाइम्स नाउ की तरफ से मैं सभी आगंतुकों का, जितने हमारे साथी हैं राजनीतिक दल से, उनका और देश की तमाम जनता को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज का जो विषय बड़ा जोरदार है, आपने कहा कि राष्ट्रवाद वर्सेस टुकड़ेवाद, तो राष्ट्रवाद है क्या? क्या मुझे आप समझाएंगे या कोई बाद में बताएंगे? खैर आप लोग बाद में बताएंगे। राष्ट्रवाद से मतलब यह होना चाहिए कि जो लोग भी, जो राजनीतिक दल या जो भी देश की जनता राष्ट्र के हित के बारे में सोचती हो और उसके लिए कृत संकल्पित हो, यह देश उसका है। कभी कभी आप ही लोग पता नहीं कहां से कौन कौन से मुद्दे उठा के लाते हैं और मुख्य बात उसमें इतना ही निकल के आता है कि मैं देश के पक्ष में बोल रहा हूं और वो जो बोल रहे हैं वो देश के हित में नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है वह पूरी तरह से चुनाव होगा भय पे, भूख पे, भ्रष्टाचार पे, इन सब के खिलाफ होगा, बेरोजगारी के खिलाफ होगा, क्योंकि जनता को रोजगार चाहिए, जनता को अन्न चाहिए, जनता को पर्यावरण शुद्ध चाहिए। प्रभात जी, जो आपने मुद्दे गिनाए, मेरे हिसाब से राष्ट्रवाद इन मुद्दों को लेकर भी है, और राष्ट्रवाद में यह भी शामिल होता है कि इतिहास के साथ भी अन्याय ना हो और गलत महिमा मंडन किसी का ना हो, यह भी देखना चाहिए। खैर प्रभात जी, आपने मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया कि क्या नीतीश कुमार ने विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर राहुल गांधी को मान लिया है? देखिए, यह चुनाव 2024 में होने वाला है। नीतीश कुमार जी ने क्या कहा यह आपको भली भांति मालूम है। वह सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि सभी लोग मिल बैठ कर किसी एक नेता का चुनाव करेंगे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे आपत्ति होना और ना होना, मैंने आज की डेट में नहीं मान रहे हैं ना, आज की डेट में नहीं मान रहे हैं। क्या नहीं मान रहे हैं? कि आज की डेट में नहीं मान रहे हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार हैं। नहीं, आज की डेट की बात की नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कि राहुल जी पीएम पद, मैंने अभी तय नहीं हुआ है ना, वही तो मैं कह रहा हूं प्रभात जी, वही तो मैं कह रहा हूं, मतलब अभी तय नहीं हुआ है। तय तो नहीं हुआ है। ठीक, आप उनसे सवाल कह रहे हैं कि क्या ये एक अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, अच्छे तो फिर नीतीश कुमार बुरे थोड़े नहीं होंगे। अगर विपक्ष उन्हें अपना नेतृत्वकर्ता के रूप में स्वीकार करती है तो उन्हें नहीं, हम तो नीतीश कुमार को भी अच्छा मान रहे हैं। नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, या तो बीजेपी के एक बड़े नेता ही कहा करते थे। ठीक है, चलिए ठीक है। अजय वर्मा को शायद आपकी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, इसलिए धीरे से बोल गया कि आप तो फंस गए। ठीक है, मेहरदीन रंगरेज साहब एक बात बताइए, उसके बाद मैं अवधेश जी आपके पास आता हूं। ये बार बार टीपू सुल्तान का नाम क्यों आता है मेहरदीन रंगरेज भाई? और उससे क्या मुस्लिम वोट बैंक, यहां पर अजय वर्मा जी खुलकर नहीं बता पाए कि टीपू सुल्तान बुरा या अच्छा, इससे मुस्लिम वोट बैंक सेटिस्फाई होता है क्या? देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करते आई भाजपा जो है, बार बार इन मुद्दों को उठाती है कि किसी तरीके से डिवाइड हो जाए, कैसे खाई डालने का काम किया जाए। देखिए, असली मुद्दों से ध्यान भटका जाए। जैसे अच्छे दिन का वादा किया था, काले धन वापस लाने का वादा किया था, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, स्वच्छ निर्मल गंगा का वादा किया था, खाते में 15 लाख का वादा किया था, हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 5 मिलियन इकोनॉमी की बात की थी, किसानों की आयु 2 गुना हो, सभी भारतीयों को घर मिले, 15 दिन में गन्ना किसानों की पेमेंट हो, हजारों झूठे वादे, जितने भी वादे किए उनसे कैसे ध्यान है? कुछ बचा है रंगरेज भाई, कुछ बचा है? नहीं बचा है अभी भी। तो पढ़ लीजिए ना, पढ़ लीजिए, मैं बिल्कुल मुद्दा छूट ना जाए। आजादी के बाद से बड़ा गंभीर मसला है, देश की जनता से जुड़ा मुद्दा है, पढ़ लीजिए।
कुछ छूटा हो तो? आजादी के बाद सबसे कम नौकरी अगर किसी ने दी तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में 8 साल के कार्यकाल में दी गई। तो ये सब चीजों से ध्यान भटकाकर किसी तरीके से हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान कपड़ों से पहचानने देश के अनुसार बन रहा है। इनका कोई उसमें कोई योगदान नहीं है इनका। वो तो जो लोग थे जिन्होंने उसके लिए मूवमेंट चलाया या जो भी लोग थे उनको जाता है उसका श्रेय। ये बार बार राम मंदिर के पीछे छुप जाते हैं, कभी 370 के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि इन मुद्दों से भटकाना है लोगों को। नहीं, उनके मैनिफेस्टो में शुरू से रहा, इसीलिए वो लोग बात कर रहे हैं। सुनिए रंगरेश भाई, अरे रंगरेश भाई, मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा? वो लोग चले गए, सुनिए, वो लोग चले गए, टीपू सुल्तान भी चले गए और जिनकी बात आज आप कर रहे हैं और मुगल भी चले गए। नहीं, फिलहाल आप अरे रंगरेश भाई सुनिए ना, आप जरा अरे सुन लीजिए युवा। अरे सुनिए, आपके सारे मुद्दे ठीक है, देश की जनता ने सुन लिया। आपके बगल में अजय वर्मा है, इन्हीं की पार्टी की सरकार थी, तो टीपू सुल्तान में नहीं फंसाना था, तो जरा इनसे पूछिए कि क्यों उनकी जयंती मनाने का फैसला और उस पर इतना बखेड़ा। अभी भी नहीं बता पा रहे कि टीपू सुल्तान अच्छा है बुरा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो देख लीजिए आज इनका हशर क्या हुआ। और जो अब राजनीति में जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, देखिए जनता सब समझ रही है। आने वाले समय में देखना कैसा बदलाव होने वाला है, ये आप भी देखेंगे। 9 राज्यों में चुनाव है इसी साल में, आपको पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कितना भी तुष्टीकरण की राजनीति कर लें, बार बार कभी बताते हिंदू खतरे में। 100 करोड़ हिंदू कैसे खतरे में हो सकता है इस देश में? जो बहुसंख्यक देश है उसमें हिंदू खतरे में कैसे आ जाएगा? बार बार मुसलमान भाइयों से डराया जाता है कि मुसलमान ऐसे कर देंगे। अरे भाई, अच्छा, आपके लिए एक सवाल जो मैंने अजय वर्मा जी से पूछा था, आपके लिए टीपू सुल्तान अच्छा शासक कि बुरा शासक? देखिए, मेरी अपनी राय अलग है, सबकी राय सबकी अपनी राय बताइए। मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, वो अच्छे आदमी थे, उन्होंने जो भी कार्य किया क्यों ठीक है? हिंदुओं को मारा इसलिए ठीक है? अरे भैया, ऐसे तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हिंदुओं को मारा। जब सत्ता लेनी होती तो हम सबकी आलोचना लोग मारा करते थे, राजा एक दूसरे को खत्म कर तभी सत्ता में आया करते थे। नहीं, हिंदुओं को मारा ना। इतिहास के बारे में शायद अरे सुनिए ना, पांडे जी, इतिहास पढ़िए पहले। इतिहास का एक चैप्टर आपको बता देता हूं, फिर अवधेश जी आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। मालाबार के एक इलाके में 1 लाख से ज्यादा हिंदू, 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को कन्वर्ट किया था, गोमांस खाने पर मजबूर किया था। 1964 में पाकिस्तान में पब्लिश हुई थी किताब लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, पढ़ लीजिएगा थोड़ा ठीक से। अवधेश जी, गोमांस के बारे में किरण रिजिजू से भी पूछ लिया करें। ठीक है अजय वर्मा जी, और जो इनके शासित राज्य है उनसे भी पूछ लीजिए, वहां पर भी अवधेश जी बाकायदा। अवधेश जी, अरे हो गया अवधेश जी, जो अजय वर्मा ने कहा कि इतिहास नहीं, तो इतिहास तो आपने भाई देश की जनता के सामने रखा ना, जो किताबों में पढ़ाया गया। बाकी इतिहास को तो पढ़ने नहीं दिया। नहीं, इतिहास अगर नहीं था तो कांग्रेस के शासनकाल में बाकायदा इतिहास लेखन के लिए समिति बनाई गई। नूरुल हसन साहब को उसका अध्यक्ष बनाया गया कि भारत का इतिहास पूरा लिखा जाए। कांग्रेस के शासनकाल में ही एनसीईआरटी की इतिहास से लिखी गई, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च बना करके लिखी गई। पूरे यूनिवर्सिटी की किताबें, अगर इतिहास था ही नहीं तो कांग्रेस ने इतनी कवायद क्यों की थी? सबसे ज़्यादा इतिहास के किताब का पुनर्लेखन अगर हुआ तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ। उसमें मेरा ख्याल है कि अभी भी हिसाब किताब हो रहा है, खरबों रुपए खर्च किए गए और उस सारे के सारे इतिहास की पुरानी किताबें बदली गई थी। अब अजय वर्मा जी ये सब फैक्ट लेके नहीं आते हैं, लेकिन उसमें जो लोग अरे भाई बोल लेने दो यार, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था ना। आपके पास तो ओपनिंग रिमार्क उन्होंने पूछा, मोबाइल देखने से फुर्सत तो मिल नहीं रही, आप कितने गंभीर हैं? अजय वर्मा जी ने पूछा है, नूरुल हसन साहब उसके चेयरमैन बने थे भाई, और पूरा इतिहास भारत का लिखा गया। उसमें मोटी मोटी वॉल्यूम लिख के रखे गए थे, और हम लोग उस समय स्टूडेंट थे, कांग्रेस पार्टी लिखवाती थी। इसीलिए मूल बात यह है कि जो इतिहास उस समय लिखा गया, क्या वही इतिहास वास्तविक है? देखिए, उसके एक प्रमाण देके मैं आपको आगे बढ़ूंगा। भारत के बारे में सोच क्या थी ये देखिए। आप इंडिया गेट पर चले जाइए, देश में एक से एक महान लोग हुए। आपको रोड कौन सा मिलेगा? अकबर रोड मिलेगा, टोडरमल रोड मिलेगा, हुमायूं रोड मिलेगा, औरंगजेब रोड मिलेगा, मान सिंह रोड मिल जाएगा वहां। अब देखो क्या सोच है, उसमें राणा प्रताप रोड नहीं मिलेगा। मुसलमानों में भी आप देखिए, कबीर दास के नाम पर आपको रोड नहीं मिलेगा, दारा सिखों के नाम पर आपको रोड नहीं मिलेगा, अब्दुल रहीम खान खाना के नाम पर, जायसी के नाम पर नहीं मिलेगा। तो ये जो देश की सोच थी वो उसी इतिहास से निकली थी कि किस दिशा में हम देश को ले जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का देखिए, मेरा अपना लंबे समय से मानना रहा है कि नरेंद्र
मोदी को जो कुछ इस लंबे समय से सेकुलरिज्म के नाम पर, इतिहास के नाम पर, धर्म के नाम पर हुआ, देश की जनता ने उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देकर के एक प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी को पहले गुजरात में बार बार जिताया, फिर देश में ले आया। लेकिन अभी भी ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं है कि इनके विरुद्ध आक्रोश जिन कारणों से था, फिर उसी कारण पर बीजेपी को घेर रहे हैं और बीजेपी को 2024 में 303 से ज्यादा सीट पर पहुंचाने की आधार भूमि यही लोग बना रहा है। ठीक है, 2023 की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी वो आपने बहुत बेहतर तरीके से बता दिया, लेकिन संजय राणा, यह तय हो गया है जो बात अमित शाह ने कही, आपको भी लगता है कि लड़ाई राष्ट्रवाद वर्सेस टुकड़े टुकड़े गए, राम मंदिर एक मुद्दा होगा और वहीं जोर शोर से, चूंकि कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं, इसलिए वहां पर जोर शोर से मुद्दा होगा कि टीपू सुल्तान को हीरो क्यों बनाया जाता है। गुड इवनिंग राकेश भाई, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट और सबको जो आपके व्यूवर्स है जो टीवी देख रहे हैं इस समय, सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जब आप कांग्रेस की बात करते हैं राकेश भाई, तो कांग्रेस एक इंस्टीट्यूट चलाती है, इसका नाम है मुस्लिम तुष्टिकरण इंस्टीट्यूट। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो टीपू सुल्तान की बातें करें, हमारे एक काबिल मित्र बोल रहे थे टीपू सुल्तान एक राजा था, बिल्कुल राजा था। उसने 27 चर्च डेमोलिश किए थे, उसने तकरीबन 60,000 लोगों को कन्वर्ट किया था, 4 लाख हिंदुओं को भी मारा था। तो वो आगे टीपू सुल्तान में बातें हैं कि हमारे जो सुशासन बाबू के बारे में बड़ी अच्छी चर्चा चल रही है। सुशासन बाबू तकरीबन बिहार में 17 साल से राज कर रहे हैं, लेकिन आप पॉवर्टी लाइन जो 2005 के पहले थी तकरीबन 54.3 थी, आज 51.1 है। जब हम बात करते हैं कि भाई पर कैपिटा इनकम कितनी है, मालूम है 50,555 रुपए पर कैपिटा इनकम है, और देश की पर कैपिटा इनकम का बताने की जरूरत नहीं, 1,50,000 के आसपास है। जब हम बात करते हैं बेड की, अस्पतालों की हम बात करते हैं, हम सिर्फ छोटी छोटी चीज लेकर, अस्पतालों में 92% तो भैया बेड ही नहीं है। अब आते हैं टीचरों पे, रोजगार की बात कर रहे हैं भैया, 1 लाख टीचरों की वैकेंसी भाई, वो नीतीश कुमार सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए किया क्या है, अभी बता, वो तो कुछ किया ही नहीं है। तो भैया मैं 17 साल का थोड़ा सा आंकड़ा रख दिया है जो माननीय परम पूज्य आदरणीय सुशासन बाबू ने किया। जब हम आते हैं कि देश के लिए प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, भाई देश को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी उन्होंने बनाया। जो हमारा जो विदेशी मुद्रा था तकरीबन $250 बिलियन हुआ करता था, आज 5.587 बिलियन है। भाई हम हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले हैं 2000, जिसका 4 साल से जर्मनी में टेस्ट चल रहा था, हम बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं, और अभी 385 किलोमीटर की जो हमारी कॉरिडोर बन रहा है मुंबई तक का, वो आने वाला है। तो विकास देखेंगे, समागमी विकास हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। और आज भी मैं 10 सेकंड डालूंगा, आज भी देश में ग्लोबल इंडेक्स में देख लीजिए प्रधानमंत्री 70 पॉइंट पा करके नंबर 1 बने हुए। भाई वो क्या आप बीजेपी वाले करवा रहे हैं? विदेश में तो बीजेपी वाले नहीं है, लेकिन फिर भी उनको माननीय माना जाता है और आज सर्वोच्च नेता क्यों बने हुए हैं? तो इनको समझना पड़ेगा पहले। ये दूसरा पॉइंट ये पहले विपक्षी खुद ही डिसाइड कर लें कि इनका मुख्य प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। कभी केजरीवाल हो जाते हैं, कभी ममता बनर्जी हो जाती हैं। अब नया ये 2013 में बनना चाहते थे प्रधानमंत्री, लेकिन इनको सपना ही रह गया। ये चीफ मिनिस्टर से ऊपर हो ही नहीं पा रहे, अपना प्रदेश का विकास नहीं कर रहे, देश की चर्चा कर रहे। ठीक है, आपकी इस बात के बाद मैं डिबेट ओपन करता हूं। मैं 1-2 लाइन जोड़ना चाहूंगा, लंबा नहीं बोलूंगा। देखिए, ऐसा है कि इस देश में चाहे नेता सरकार में हो, विपक्ष में हो, सब अपने अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। उस लेवल पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। मूल बात इस समय यह है कि जो लोग 2024 की राजनीति को बदलना चाहते हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी को लेकर भारत की जनता और दुनिया में रहने वाले भारतवंशी की जो सोच है, उस सोच से उनका कहीं मेल खाता है? क्या उस सोच के सामने वो ठहरते हैं? मूल बात यह है, क्योंकि एक लाइन और है, नरेंद्र मोदी विकास आधा ज्यादा, मूल यह है कि लंबे समय से जो भारत भूला हुआ था कि हम कौन सा देश है, हमारी क्या भूमिका है, हमारी सभ्यता संस्कृति, दुनिया में हम क्या हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कम किया ज्यादा किया, लेकिन उसके आने से वो जो भाव उठ खड़ा हुआ है, वो मजबूत हुआ है, वो मजबूत हुआ है। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, आप जो कहना चाहते हैं कहिए। लेकिन उसके साथ ही अमित शाह ने एक और बड़ी बात कही, ये एक और पीएफआई को बैन करने वाली सरकार है, एक और वो पार्टी है जिसके जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे पीएफआई से केस वापस लिए गए थे। देखिए, मैंने आपसे बताया ना, एक सरकार का सुटेबिलिटी और एजेंडा होता है, वो अपने हिसाब से करते हैं, उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं। तो एक आतंकी संगठन जिसको बाद में सरकार बैन करती है, उससे केस वापस देना, ये सुटेबिलिटी का मसला है। न टोके, हम बताते रहे, एक बार टोक लेंगे। मैं अब दूसरी चीज, जिसको सुटेबिलिटी होती है वो उस तरह से करता है। अमित शाह जी गृह मंत्री और चुनावी एजेंडे में है।
देखिए इस वक्त अगर इंडेक्स ही अगर देखने हैं देश के, तो मैं अभी आपको 10 इंडेक्स गिना रहा हूं। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 139 अजय वर्मा जी जिस मुद्दे पर बहस कर रहा हूं, नहीं जिस मुद्दे पर चर्चा है, मैं आज हैप्पीनेस इंडेक्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं। इंडेक्स में जो पाकिस्तान में हुआ करता था उसका क्या हाल है? अरे जाके देखिए ना, डेटा पे अगर अजय जी बात करेंगे तो सही होगा, बिना तथ्यों के बात बोलने दीजिए। तथ्य सारे सबके पास हैं, सबको पता है। अजय वर्मा जी रुकिए ना, सुनिए, देखिए मुद्दा सुन लीजिए सर। अरे सुन लीजिए पहले बात। नहीं बहस किस लाइन पर होगी वो मैं तय करूंगा ना सर। तो जो आपसे सवाल पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। मैं हैप्पीनेस इंडेक्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं। चर्चा इंडेक्स की क्यों हो रही है फिर यहाँ? मैं हैप्पीनेस इंडेक्स की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं बिल्कुल नहीं चर्चा कर रहा हूं। नहीं आपने भारत की आप कह रहे हो 1.5 लाख ओनली $2,000 कुछ नहीं पता आपको, सिवाय इसके कि गूगल उठा के पढ़ लेते हैं, उसे देख लेते हैं। इस प्रैक्टिकल सुनो, गूगल को पढ़ने से हल नहीं होगा। इस प्रैक्टिकल पे इस दुनिया में प्रैक्टिकल चलता है। अच्छा रुकिए, अच्छा संजय जी रुकिए। अच्छा अजय जी सुनिए, सवाल पूछा जाए उसी के इर्द गिर्द जवाब दीजिए सर, नहीं तो बहुत सारे मसले हैं, अनावश्यक डिरेल मत करिए। आपने कहा बिल्कुल डिरेल कर रहे हैं सर। सवाल का वो उत्तर उनको जो समझ में आएगा देंगे। सवाल का उत्तर देने के लिए थोड़े आए हैं डिबेट में। कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। मित्र मीडिया माना कि सब चीजें ठीक है, अब हमें हमारे तरीके से मुंह खोलने दीजिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। मैं कोई भाषा तो इस्तेमाल कर नहीं रहा। नहीं ठीक है सर, आपने जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपने पास रखिए। अगर आपने एक शब्द कहा, ठीक है सर, लिख के दे दो। सवाल सुनिए सर, ना अरे सवाल सुनिए। आपने एक शब्द यूज किया सुटेबिलिटी, कि जो सरकार को जो सूट करता है फैसला लेती है। तो टीपू सुल्तान की जयंती या पीएफआई से केस वापस लेना, ये कैसे उस समय की सरकार को सूट कर रहा था, जरा समझाइए। नहीं देखिए, आपने केवल उसी एस पे चल रहे हैं और आपने इस पे मुद्दा लिखा कि राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद शो का नाम भी है, शो का ही नाम भी है राष्ट्रवाद का। बड़ी अच्छी बात है, सब राष्ट्रवादी हैं। आप तय करेंगे कि कौन है गद्दार है। मैंने कब कहा? नहीं मैं बता रहा हूँ विचारधारा। मैंने कब कहा? मैंने कहा क्या कि गद्दारी तय करेगी कौन गद्दार है कौन अच्छा है। राकेश जी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लड़ाई है 2024 के मुद्दों, अभी तो 23 में 9 स्टेटों में चुनाव है, जिसमें राजस्थान भी है, कर्नाटक भी है, मध्य प्रदेश भी है, ये सारे स्टेट्स के चुनाव भी हैं। इसमें ये तय करेंगे देश के लोग कि देश को किसने कितना झूठ बोला। 2022 तक मित्रों, सब हर हिंदुस्तान के हर गरीब पे अपना मकान होगा 2022 तक। ये वीडियो अभी मैं सुन रहा हूँ। ये बताइए, मकान नहीं दिया प्रधानमंत्री ने, वीडियो क्यों दिखाएंगे? टाइम्स नाउ के एंकर आप हैं और राकेश पांडे आप हैं, आपका नाम नहीं है, ठीक है? तो राकेश पांडे जी नहीं है, इसलिए आप भाग रहे हैं। संजय जी सुन लीजिए, इनकी बात का जवाब देने के लिए अनिला जी भी, इसके बाद मैं अनिला जी करूंगा। मैं दूसरी चीजें ये बताना चाहता हूँ कि इस देश में नफरत की राजनीति को खत्म करने के लिए और देश के युवाओं को रोजगार के लिए, देश के मध्यम वर्ग के व्यापार, देश में नफरत है क्या जो कुचल दिया गया है? अरे बताइए, देश में नफरत है व्यापार को बढ़ाने के लिए, और जो 4 लोगों पे देश का पैसा पहुंच गया है उसको जनता राजस्थान। अच्छा ये बताइए, देश में नफरत है? अरे देश में कहाँ नफरत है? अजय वर्मा जी, देश में कहाँ नफरत है? देश में नफरत है? देश में अगर अपने नजरिए से देखो, कहां नफरत नहीं है और कहां प्यार नहीं है। प्यार और नफरत बराबर चलते हैं। ये जो राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं देश में नफरत नहीं है? नफरत घर घर में आप आग लगवा रहे हैं। अरे वो कह रहे हैं नफरत नहीं है। मैं घूम आया 3000 किलोमीटर, उन्हें कहीं नफरत नहीं मिली। अब मैं आपकी बात सही मानूं या राहुल गांधी की बात सही मानूं? हिजाब बिल्कुल सही बोला राहुल गांधी ने। नफरत है, लोगों का नफरत कांग्रेस के प्रति है, नफरत है। एजेंडिस्ट, जो एजेंडिस्ट और प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो विभिन्न रूपों में। अच्छा अजय जी, मैं आपकी इन बातों सुनिए, आपकी इन बातों का जवाब अनिला जी देंगी। मैं फिर पूछता हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। वो सुटेबिलिटी वाला सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। बीजेपी की वो अगर जवाब दें या वो मेरा का विरोध करें तो मुझे लगता है कि पार्टी के लोग अच्छी बात नहीं। आप सुटेबिलिटी वाला सवाल का जवाब नहीं आया। जो प्रवक्ता या और चीज नहीं बन पाए, वो लोग आके मुखौटा पहन के आ जाते हैं। मुखौटे वाली क्या बात है? राजनीतिक विशेषज्ञ है, ज्ञानी है, ठीक है। मैं आपको प्रश्न का काउंटर कर रहा हूं, आपके पास आंसर नहीं होता। संजय जी आप काउंटर करेंगे तो संजय जी एक मिनट, संजय जी एक मिनट। आपने सुटेबिलिटी वाला सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया, वो शायद आपको सूट नहीं कर पा रहा है जवाब देना। अनिला जी, ये सुटेबिलिटी वाले सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। कैसे सूट कर रहा था उस समय की सरकार को टीपू सुल्तान की जयंती या फिर पीएफआई से केस वापस लेने की बात, जो बातें अमित शाह ने कही हैं? जी देखिए, ऐसा है कि जिन लोगों ने हमारे देश के 2 फाड़ किए, उनके साथ मिलकर राहुल गांधी जी ने चुनाव लड़ा।
ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। केरला में किसका दामन पकड़कर ये चुनाव लड़े हैं और वहां की सीट जीते। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो उनको खदेड़ दिया था। और जहां तक बात नफरत की है, आपने बिल्कुल ठीक कहा राकेश जी, ये कंफ्यूज पार्टी जो है ना, इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी, यहाँ पे अजय वर्मा जी कह रहे हैं हर जगह नफरत है, हर जगह नफरत है। और राहुल जी कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो राहुल गांधी जी का कहना ये, मैं बुराई ढूंढ रहा था, मुझे तो कहीं बुराई दिखाई नहीं दी, हर जगह प्यार ही प्यार दिखाई दिया। तो जब मैंने अपने आप में खोदा तो बुराई मेरी में ही थी। तो राहुल गांधी जी ये एडमिट कर रहे हैं, उधर अजय वर्मा जी ये कह रहे हैं कि नहीं नफरत ही नफरत है। और दूसरी तरफ फिर राहुल गांधी जी को अचानक होश आता जब इनके महाबुजुर्ग लीडर्स जैसे खड़गे साहब जो बनाए गए हैं, हाँ वो है मणिशंकर अय्यर है, उनको हिलाते हैं, साहब आप क्या कह रहे हो, हमारी राजनीति ऐसे नहीं चलेगी, बोलो बुराई है। तो कहते नहीं, हाँ यहाँ बुराई दुकान खुली हुई है बुराइयों की। इतना कंफ्यूजन है इस पार्टी में। इसीलिए ये कारण है कि उड़ीसा में 1998 के बाद ये नदारद, गोवा में 1994, त्रिपुरा 1984, यूपी बिहार 1985, सम्मान करते हैं, महिला विरोधी नहीं है, इसलिए बीच में नहीं बोलेंगे। गायब, सफा चट, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जो पाप किए हैं वो तो घड़ा फूट गया और फूटना भी चाहिए था। जिन लोगों ने 800 वर्ष मात्र राज किया हमारे ऊपर, उनको गुणगान करते हैं। और जो मौर्य जिन्होंने 550, गुप्ता जिन्होंने 400, चालुक्या जिन्होंने 600, पल्लवा जिन्होंने चोला जिन्होंने 1000, उन लोगों का कोई नाम निशान नहीं। एक पैराग्राफ, एक छोटा सा चैप्टर, हमारे भारत का इतिहास, आपको भारत का इतिहास जो है इतना गवारा नहीं था। ठीक है, मुगल्स इनको ग्रेट नजर आते हैं, बाकी जो हमारे राजा महाराजा रहे वो ग्रेट नहीं है। टीपू सुल्तान ठीक है, ठीक है, आपने मुगल की बात छेड़ी, मैं प्रभात रंजन का रुख करूं, लेकिन उससे पहले मेहरदीन भाई, ये बार बार मुगल को ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या जरूरत है मुगलों को ग्रेट बताने की? देखिए मैं ये उसके जरिए ये कौन सी सियासत? देखिए मैं कह रहा हूं मुगलों का चैप्टर बहुत साल पहले खत्म हो चुका है इस भारत देश में। सियासी पार्टियां नहीं, देखिए जो सियासी पार्टी अगर मुगलों को लाती है, देखिए सुनिए, जो मुगलों को लाती है, अंग्रेजों को लाती है, गोडसे को लाती है, देखिए जो ऐसे लोग हैं उनका देखे उन्हें जनता नकार रही है। और लोगों को विकास की बात करनी पड़ेगी, अच्छे दिन की बात करनी पड़ेगी, कैसे सब समाज के लोग इस देश में भारत में किस तरीके से रहें, उनके लिए कैसे रूपरेखाएं बनाई जाए, इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। अभी अनिल सिंह जी बार बार, मोदी जी भी कहते हैं बाकायदा के क्या नाम ले, आतंकियों के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बना ली। आपने 3 साल मलाई खाई वहां पर जो है महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू एंड कश्मीर में चलाकर हैं। आपका जब कहां चला गया था आपका ये नेतृत्व, क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। और आप करती क्या है, जहां आपकी सत्ता नहीं आती आप वहां पे जो है एमएलए एमपीओ को खरीदना शुरू कर देते हैं, चुनी हुई सरकारों को गिरा देते हैं आप लोग। चीन को लाल आंख दिखाने के बजाय आप चीन से सामान का आयात में इतने बड़े, ठीक है, आपने बोला, आप जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है रंगरेज भाई, आपने बोला, अनिला जी हो गया रंगरेज भाई, हो गया एक जवाब, अनिला जी नेपाल भी हमें लाल आंख हो गया, सुन लीजिए ना सर। पहले इन्होंने कहा कि हम लोग जो है राम मंदिर के पीछे छुप जाते हैं। साहब सबसे पहली बात तो ये है कि आपके लिए दीन है, तो हमारे ईश्वर की भी आप सम्मान करिए। हम भगवान श्री राम के पीछे नहीं छुपते, उनके चरणों में अपना माथा जो है ना वो नमन करते हैं। तो बारंबार हम जब आपके रसूल के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं, आप बारंबार हमारे राम को बीच में लेकर आ जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं। हम आपसे ज्यादा आपको डिबेट करनी है, आप डिबेट करिए। आप श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम बोलिए ना, हम बताएंगे, श्री राम बोलिए ना, आप श्री राम बोलते हैं, हम पूरा नाम लेते हैं जय श्री राम, आप बोलिए भगवान श्री राम। ये सब चीजें जो है ना अनिला जी, आपका नैरेटिव सेट करती है, आपके एजेंडा सेट करती है, आपको यही सूटेबल लगता है। आपको विकास की राजनीति नहीं करनी, आपको धर्म की राजनीति करनी है। नहीं ठीक है, चलिए सर, 7 साल के पहले दिन इतनी चिलचिलाहट नहीं अच्छी लगती है। अनिला जी 1 मिनट, अनिला जी 1 मिनट, मेहरदीन भाई ठीक है, नहीं संजय जी 1 मिनट रुक जाइए सर प्लीज। साल के पहले दिन नहीं इतनी चिलचिलाहट अच्छी लगती है। मुझे राकेश जी की बात से, अवधेश जी, ये बार बार आपको लगता है कि एक ही धुरी पर चुनाव की लड़ाई लड़ी जाएगी कि कट्टरवाद पर किस तरीके से चोट की जाए, ये दोनों ओर से यही कोशिश होगी? नहीं, ऐसा है कि इसको आप छोटा मान के क्यों चल रहे हैं।
जो राजनीतिक पार्टियां के लिए वही मुद्दा होता है जो जनता के मन में है। आप पूछ रहे थे ग्रेट मुगल, हमारे भाई ने कहा कि वो तो चला गया। अरे अभी भी तो किताब में वही पढ़ाया जा रहा है, उसको चेंज करने की जरूरत थी। एक बीए स्मिथ ने, एक बीए स्मिथ इतिहासकार हुआ, उसने लिख दिया ग्रेट मुगल। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। बोल, अरे रुक यार, भाजपा वाले से बात, अरे भाजपा वाले से आपने कहा आपको उत्तर, भाई आपने कहा आपको उत्तर दे रहा हूं कि आज भी वो ग्रेट मुगल के रूप में ही पढ़ाया जाता है। देखो ना, मैं पूछ रहा, अभी आपको बताया। अरे सुनो, राज्यसभा में आपका बहुमत है फिर अरे भाई हमको छोड़ो ना, मैं उस पर जाने नहीं रहा, बोलने तो दो यार आप लोग। अरे पार्टी के नेता नहीं है, पत्रकार है, आप नहीं फर्क कर पा रहे हैं। मोबाइल देखेंगे लगातार तो यही होगा, आप लगातार मोबाइल देखेंगे तो यही होगा। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो पार्टी के भाजपा के नेता नहीं है कि उनका बहुमत है कि नहीं, आप उनसे पूछ रहे हैं। वो बोल सकते हैं, हमारे दोस्त है। मेरा कहना यह है, आप देखिए, शेरशाह 5 साल तक केवल शासन में रहा है, और उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि अफगानिस्तान में कंधार से लेकर के और बांग्लादेश तक उसने जो है और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दिया। अब आप सोचो ना, जो आदमी इतने युद्ध लड़ता रहा, अब स्थिर से उसको 2 साल शासन, 2 सब सराय बनवा दिया। ये किसने लिखा ये सब? हुमायूं ठीक से 4 वर्ष, हुमायूं कितने दिन शासन किया है भारत में, कितने क्षेत्र पर? आपने उसके नाम पर रोड रखा और ग्रेट मुगल में उसको शामिल कर दिया है। मेरा कहना है, वही तो कह रहा हूं कि ये लोग सब जानते हुए भी जो कुछ भी इस देश में हुआ है, जब तक उसको रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा, उसको ठीक नहीं किया जाएगा, इस देश में वो मुद्दे रहेंगे। और रेक्टिफाई होने के बाद जो हीरो सही थे वो सामने उठ के आएंगे, तो वो भी लंबे समय तक राजनीति के मुद्दे रहेंगे, और उनकी प्रेरणा से देश की राजनीति, देश के दूसरे काम होंगे। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं ना, कट्टरवाद हो गया, अरे भाई कट्टरता का मतलब क्या है? अगर उस कट्टरता में घृणा है तो वो गलत है, लेकिन अगर सच्चाई के प्रति कोई कट्टर है, अगर अपने सिद्धांत के प्रति कोई कट्टर है, अपने राष्ट्र के प्रति कट्टर है कि हमारे देश के वास्तविक हीरो को हमको हीरो बना के सामने लाना है, तो वैसी कट्टरता तो पूज्य है ना, वैसी राजनीति। ठीक है, आपकी इसी बात को लेकर प्रभात रंजन जी के पास जाता हूं। प्रभात रंजन जी, थोड़े समय पहले सर आप राष्ट्रवाद की परिभाषा बता रहे थे, तो जो बातें अवधेश जी ने कही, राष्ट्रवाद की परिभाषा सर ये भी है कि हम अपने इतिहास को रेक्टिफाई कर लें, हम उसको इग्नोर करके राष्ट्रवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन जब इतिहास को रेक्टिफाई करने की बात होती है तो आप लोगों को मिर्ची लगने लगती। देखिए, नहीं, कोई मिर्ची लगने की बात नहीं है। जो रेक्टिफाई करना है, जिन लोगों को करना है, उसके लिए शिक्षा निदेशालय है, बहुत सारे विद्वान लोग हैं, उसको रेक्टिफाई करते रहें। लेकिन सिर्फ उसका ही रेक्टिफाई हम करें कि इतिहास गलत लिखा गया है, बहुत सारे इतिहास में जुटलाया गया है। सही कह रहे थे कि शेरशाह का शासनकाल ही बहुत कम समय रहा है और इतना बड़ा रोड वो नहीं बना सकता। तो कुछ चीज जो है, जो तार्किकता के परे है, वह जो सब है, वह बैठ करके जो लोग भी हैं, विद्वान लोग हैं, वह बैठे रेक्टिफाई करें, उसको सही करें। लेकिन सिर्फ तो आप रेक्टिफाई तो प्रभात जी आप मानते हैं कि शेरशाह सूरी, औरंगजेब, टीपू सुल्तान इन सब के बारे में इतिहास में गलत पढ़ाया जा रहा है? आप मानते हैं ना फिर इस बात को? बुलेट ट्रेन चल रही है, कहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है भाई साहब? अरे सुनिए ना प्रभात जी, भाई साहब आने वाली है, से चाइना जा रही है बुलेट ट्रेन भैया आने वाली, पढ़ लिया करो ना टीवी डिबेट में आने के पहले। 4 साल से उसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। 2023 में अगर आपको जो सवाल, अरे 2022 तक घर भी मिलने वाला, अजय जी रुक जाइए, सवाल प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के 60 करोड़ लिस्ट देता हूं मैं आपको। यहाँ बैठ के झूठ बोलेंगे, एक मिनट, मेरा सवाल संजय भाई रुक जाइए, अजय जी रुकिए, अरे रुकिए सर, स्टूडियो में शांत हो जाते हैं। मेरा सवाल प्रभात जी से था। अजय वर्मा, ठीक है, अजय वर्मा, अरे शांत हो जाइए, साल के पानी पीजिए आप, डाटा दूं आपको, हो गया, ठीक है, 600 करोड़, ठीक है, चलिए, इंटर के बाद नहीं है आपके, छोड़ के देखो भाई, ठीक है, मेरा सवाल, अरे एक मिनट रुक जाइए, प्रभात जी से सवाल था, अरे रुक जाइए सर, आप उनसे रंगरेज भाई आप रुक जाइए, बहस करिए नीले प्रभात जी से, आप उनसे बहस ही मत करिए। प्रभात जी, अरे रुक जाइए सर, सवाल आप लोगों से नहीं था। प्रभात जी, आप मान रहे हैं कि इतिहास में शेरशाह सूरी, औरंगजेब, टीपू सुल्तान इन सब के बारे में गलत पढ़ाया जा रहा है, सही करने की जरूरत है? हम यह कह रहे हैं कि अगर कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत है तो उसके लिए विद्वजन लोग बैठे हैं। आपकी अपनी विचारधारा क्या है सर? जेडीयू की विचारधारा क्या है? इनके बारे में सही पढ़ाया जा रहा है कि गलत पढ़ाया जा रहा है? राजनैतिक दल का काम यह नहीं है कि वह उसका रेक्टिफिकेशन करेगा। नहीं, अपनी विचारधारा तो हो सकती है ना राजनीतिक दल की।
राजनीतिक दल का अपना विजन तो हो सकता है कि इनके बारे में इतिहास में सही पढ़ाया जा रहा है कि गलत पढ़ाया जा रहा है किताबों में। कृषि क्षेत्र में जो जरूरत किसानों की, उस जरूरत को पूरा करना होगा। फिर अब वही बात है, छात्रों को अगर मतलब इतिहास को लेकर जेडीयू का कोई विजन नहीं है। इतिहास को लेकर जेडीयू का कोई विजन नहीं है। इसमें जो कुछ प्रोपोगेंडा। अरे अजय वर्मा रुक जाइए प्लीज। इतिहास को लेकर जेडीयू का कोई विजन नहीं है। इतिहास को लेकर हमारा विजन बहुत क्लियर है। तो बताइए ना, सही पढ़ाया जा रहा है कि गलत पढ़ाया जा रहा है जिनका मैंने नाम लिया? क्या मैं इतिहास का विद्यार्थी आपको लग रहा हूं? मैं इतिहास की क्लास में बैठा हूं। मतलब आपका विजन भी है सर, आप इतिहास पढ़े भी नहीं है, फिर आप विजन और सोच कैसे बता पाएंगे? फिर तो मैं सवाल ही गलत आदमी से पूछ रहा हूँ। ठीक है राजीव भाई देखिए, प्रभात नहीं सुनो, प्रभात जी इतिहास जो है ना, देखिए देश के हर व्यक्ति, अजय जी यूनिवर्सिटी थी, अजय जी भाई ऐसा अजय जी आपसे नहीं कर रहा हूँ। अपने इतिहास की वास्तविक जानकारी चाहिए। विद्वान किसी विषय का हो सकता है, केवल इतिहासकार ही इतिहास जानेंगे तो देश प्रेरणा कहां से लेगा? इतिहास हमारी प्रेरणा होती है, हमारी समझ बनती है कि हम कौन थे, क्या है, क्या ठीक है अवधेश जी, समय नहीं है, अवधेश जी समय नहीं है, 10 सेकंड सिर्फ संजय भाई अपनी बात पूरी करिएगा। ठीक है सर, समय नहीं है, समय नहीं है, एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करना है। संजय जी जल्दी से। देखिए हमारे अभी मित्र की बात सुन रहा था, इन्होंने बोला इतिहास का मैं शिक्षक विद्यार्थी नहीं रहा हूं। भैया इतिहास का मैं भी विद्यार्थी नहीं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है प्लस एडवोकेट हूं, लेकिन इतिहास का साथ रखना, क्योंकि इतिहास से ठीक है, मैं आपका ठीक है सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खबर आ रही है।